नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कौशांबी जिले में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहां सैनी कोतवाली के कनवार नेशनल हाईवे 2 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक सैनी पुलिस सहित घटनास्थल पर पहुंचे और सभी को जिला अस्पताल भेजा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में जो भी लोग जिनकी जान गई है, सभी मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई के रहने वाले थे। खबरें ये भी है कि जैसे ही इनकी कार हाईवे पर पहुंची, तभी कार के टायर फट गए और कार डिवाइडर तोड़ते हुए कंटेनर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर भी कार में बैठे सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हादसे की जानकारी मृतकों के परिजनों को दे दी है। सैनी में एक वैन से और एक ट्रक से टक्कर हो गई है। इसमें 6 लोग की मृत्यु हुई है। इसमें एक बच्चा है 5 वर्ष का। तो कौशांबी हादसे के जो मृतक है, उनकी पहचान हुई है। महेंद्र तिवारी, उम्र 40 साल, निवासी बमोरी थाना, खुरई जिला, सागर एमपी। राम मोहन गौतम, उम्र 45 साल, थाना गांव खुरई, सागर एमपी। राम सहाय द्विवेदी, उम्र 50 साल, थाना गांव खुरई, सागर एमपी। अनुज तिवारी, उम्र 35 साल, गुदावल थाना, राहतगढ़ जिला, विदिशा एमपी। सत्यम गौतम, उम्र 13 साल, पुत्र राम मोहन गौतम, गांव खुरई, सागर एमपी। एक शव की पहचान नहीं हो पाई है। करुणा सिंधु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। करुणा, एक थ्योरी तो ये रही कि टायर फट गया, जिसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हमने अभी पुलिस का स्टेटमेंट सुना, उसमें ये था कि कुछ टक्कर हुई है वाहनों की। क्या वजह रही, क्योंकि 6 लोगों की जान गई है, छोटी घटना नहीं है। जैसे तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद वारदात है ये कि जिस ढंग से जो है ये कार की टक्कर होती है और उसमें सवार सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना है। जो टक्कर की बात पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, वहां टक्कर से उनका आशय ये है कि ये कार सीधे इलाहाबाद की तरफ जा रही थी। ये लोग प्रयागराज जा रहे थे कुंभ में रामनवमी महोत्सव का स्नान करने के लिए। ये जब पहुंचते हैं तो इनका आगे का टायर फट जाता है, जिससे कार की गति इतनी ज्यादा थी कि वो डिवाइडर पार करते हुए दूसरी पटरी पे आ जाती है, अपने अपोजिट दिशा में चल रही सड़क पर आती है। और उस पर जो है, जो एक सामने की तरफ से बड़ा ट्रेलर आ रहा था, जो कार लेके चलता है, जिनमें बड़े वाले कार बड़े वाहन लेके चलते हैं, उनसे इसकी सीधे उसके सामने आ जाता है, उससे ये टकराता है, कार की टक्कर होती है। लेकिन टक्कर का कारण यह है कि कार का क्योंकि टायर फट जाता है, कार दूसरी लेन पर आ जाती है, इसलिए उस गाड़ी से इसकी टक्कर होती है। उसके बाद उसमें जितने लोग सवार हैं, 6 के 6 मौके पर ही वहां उनकी मौत हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन हादसा बहुत ही दुखद जो है। उधर भदोही जिले में भगवान कृष्ण की रथ यात्रा के रथ में करंट उतरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक व्यक्ति जख्मी हो गया। ये रथ यात्रा कोलकाता से श्याम मंदिर खाटू धाम राजस्थान जा रही थी। घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। खबरें ये भी हैं कि गोपीगंज के राही पर्यटक आवास में रात्रि के लिए विश्राम था, जहां पर्यटक आवास में जाते वक्त रथ का ऊपरी हिस्सा हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे ये हादसा हो गया। जैसे ये रथ एंटर हुआ तो एक हाई टेंशन लाइन वायर जो है वो इस रथ से टकराया और बहुत जोर से सब चिल्लाने लगे। तो घायल है वो ठीक है, उनको भी चोट लगी थी, उनको हॉस्पिटल में दिखाया गया। वहाँ पे मतलब उन्होंने प्राथमिक उपचार किया और उनके लिए बताया गया कि ठीक है, भगवान की कृपा से। उधर गोरखपुर में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किए जाने की वारदात से सनसनी मच गई है। गांव में खेत से युवक की लाश बरामद की गई। मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। साथ ही गांव के ही दबंगों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। मृत युवक जो है, उस पर आरोप था कि वो किसी लड़की को लेकर चला गया था और पिछले साल जमानत पर छूटकर बाहर आया था। इस मामले में दूसरा पक्ष मुकदमे में सुलह को लेकर दबाव बना रहा था। मृतक के परिजनों ने आशंका जताई है कि गांव के ही दबंगों ने उसके भाई की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी है।
ग्राम बनकट में अरुण कुमार जो कि 17-18 साल का है, उसकी हत्या कर दी गई है किसी धारदार हथियार से। खेत में 100 पड़ा था, उसको थाने की पुलिस गई और देखने के बाद पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है बॉडी को। FIR ली जा रही है, FIR परिजन जो देंगे उसके हिसाब से मुकदमा लिखा। उधर चंदौली जिले के धानापुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर रहे हैं, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई। आवारा पशु किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। सरकार ने जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं आवारा पशुओं को गौशालाओं में पकड़कर रखा जाए, लेकिन अयोध्या के बाजार ब्लॉक में बेसिंग गौशाला में रहने वाले पशुओं की लगातार मौत से सुर्खियों में आ गया। लोगों का आरोप है कि गौशाला में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, जिससे हर रोज जानवरों की मौत हो रही है। जानवरों के लिए गौशाला में ना तो पानी है, न चारा है, न देखभाल करने के लिए लोग हैं, जिससे जानवर बिना पानी और बिना चारे के भूख से मर रहे हैं। सर यहाँ ना भूसा है, ना पानी पीने के लिए व्यवस्था, ना हौदी है। 2-4 हौदियाँ हैं बस, और गोरू कम से कम रोज 10-20 मर रहे हैं। 79 जानवर हमारे यहाँ आ चुके हैं और 500 के करीब हम लोगों ने टारगेट किया था कि 500 की रखेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ भी सकता है उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ हमने चारे की व्यवस्था की है, पानी की भी व्यवस्था की है और बंधे से बनाया है। लेकिन जैसे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारी फसल नष्ट हो गई, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत नीलगाय वगैरह का भी है और कुछ जो बाहर अभी छुट्टा जानवर हैं जिनको अभी पकड़ा नहीं गया है, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे, तो ऐसी किसानों की समस्या भी नहीं रहेगी। बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक दारोगा पर घूस मांगने का आरोप लगा है। गुलाम गौस नाम के व्यक्ति का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश से विवाद है। इस विवाद से परेशान गुलाम गौस ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद दारोगा ने मामले को सुलझाने के लिए दोनों के बीच समझौता कराया। इस समझौते के बाद दारोगा ने घूस मांगी और साथ ही हिस्ट्री शीटर बदमाश को 32,000 रुपए देने का फरमान सुना दिया। इससे परेशान गुलाम गौस ने अधिकारियों से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बदमाश रहता है और मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ उससे। मैं अपना मकान बनवा रहा था, लिहाजा उसने मतलब ऐसी मुझे दिक्कत पैदा कर दी कि मतलब जो है वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी मदद के लिए अपनी एप्लीकेशन लेके दरोगा प्रदीप कुमार साहब के पास गया और उनसे मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि सर मेरा मामला निबटवा दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है भी 50,000 रुपये मुझे देना होंगे और 32,000 रुपये तुझे उसको देना पड़ेंगे, तू अपने पड़ोसी को देगा तब तेरा मामला निपटेगा। दरोगा जी ने दोनों पक्षों को बैठाकर तथाकथित रूप से फैसला कराया और गुलाम गौस का ये कहना है कि उस फैसले के बदले में दरोगा जी कुछ पैसा मांग रहे हैं। तो ये मामले की जांच सीओ बेहड़ी कर रहे हैं। उधर सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन इलाके से पुलिस ने अवैध असलहा और कारतूसों का जखीरा बरामद किया है। ये सभी अवैध असलहे और कारतूस एक कार से बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर कार को एक चौराहे के पास रोका, जहां उसकी चेकिंग की गई। इस दौरान इस कार से अवैध असलहों और कारतूसों का जखीरा बरामद हुआ। इस कार में 10 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो कार से अवैध असलहे और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर से देखिए खबर, तलाशी में जो है तलाशी ली गई क्योंकि इन पर डाउट हुआ और उसके बाद ये देखिए जरा इनके पास असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं और 4 लोग गिरफ्तार हुए। इन्वेस्टिगेशन के बाद और कौन से लोग शामिल हैं और इनके पास किस पर्पज से ये वेपन्स थे, ये भी जानने की कोशिश जो है पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। क्या ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे या क्या किसी की सुपारी ली हुई थी? तमाम चीज़ें, तमाम सवाल होते हैं जो कि अभी शुरुआती जहन में आते हैं। जांच के बाद चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो सीतापुर से ये खबर है, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इनके पास से किस तरह के हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह प्रदेश के अमरोहा जिले में गजरौला में बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति से अवगत कराएंगे। बूथ स्तरीय सम्मेलन में 14 लोकसभा क्षेत्रों के करीब 25,000 बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय, यूपी के प्रभारी जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष जो हैं उनका एक सम्मेलन है, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है, जिसको संबोधित करने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल जी सहित उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी सहित महत्वपूर्ण नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों का मार्गदर्शन करने यहां पर आ रहे हैं। 2019 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस आज से यूपी में अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी बाराबंकी से अपना चुनावी अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के साथ राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने अपनी इस रैली को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए तमाम तैयारियां की है। कांग्रेस इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आगमन है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर जी, प्रमोद तिवारी जी, संजय सिंह जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ममता चौधरी, विधायक अनुराधा मिश्रा मोना जी और भी अनेक लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अनिरुद्ध हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, किस तरह से तैयारियां की गई हैं? क्योंकि अगर हम यूपी की बात करते हैं तो कांग्रेस का काडर बहुत स्ट्रांग नहीं है। जी जीनत, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी तक की कांग्रेस की जो जीत हुई है इन राज्यों में, उसको लेकर के काफी उत्साह है। तो कहीं ना कहीं बाराबंकी में जो ये आज कार्यक्रम है ये कांग्रेस के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का काम करेगा, क्योंकि पीएल पुनिया जो थे ये वहाँ के प्रभारी बनाए गए थे। लिहाजा उसी को देखते हुए भूपेश सिंह बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुला करके कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश करेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बड़ा प्लान है, बड़ा एक तरीके चैलेंज भी हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरीके से रिवाइव करना शुरू करी है और उसके बाद से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बुलाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार करने की तैयारी होगी कांग्रेस की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा जहां पर कांग्रेस को अनुमान से बेहतर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। शायद इस वजह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। और विवादित बयान देकर चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर ने एक बार फिर से बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि योगी कैबिनेट के कुंभ में स्नान करने से गरीबों का भला नहीं हुआ। उन्होंने कुंभ आयोजन को चुनावी जुमला बताया। साथ ही ये भी कह दिया कि कुंभ का आयोजन और गंगा की सफाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार उनकी बात मान ले तो वो सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन को ध्वस्त कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उनकी पार्टी अकेले 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गरीबों के हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले गरीबों के 38,000 करोड़ रुपया लगा दिया गया गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए। स्वच्छता अभियान चलाया गया। एक तरफ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ गंगा में जो लोग स्नान कर रहे हैं तो कुछ लोग तो उसमें उनकी मनसा दूसरी है, वो अपने पाप धुलने के लिए जा रहे हैं तो गंगा भी पापी हो जा रही है, उसमें लिप्त हो जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने फिर दिल्ली मार्च कर दिया है। शुक्रवार देर रात शुरू हुए किसानों के मार्च को पुलिस ने
डीएनडी टोल प्लाजा पर रोक दिया। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को आगे बात करने के लिए भेज दिया है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल से पुलिस अधिकारियों ने मांग की, लेकिन किसान उनसे बात करने को लेकर संतुष्ट नहीं हुए। किसानों ने डीएनडी पर ही डेरा जमा लिया है और चेतावनी दी है। कहा है कि जब तक किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। कुछ किसानों की तबीयत भी खराब हुई। प्रशासन की तरफ से चिकित्सकों का प्रबंध किया गया। समाधान के लिए आए हैं, हमें पीएम आवास जाने दिया जाए। हम पीएम आवास जाके हम पीएम साहब से ये अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, जो हमारे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोग हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और किसान को ससम्मान घर वापस भेजा जाए। आपस में जो पुलिस है, यूपी पुलिस, उनके साथ भी टच में है और इन किसानों की समस्याओं के बारे में भी हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और जो भी इनकी समस्याएं हैं ये ऊपर तक कैसे पहुंचाई जाए वो इनके साथ डिस्कशन जारी है। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, किसानों से बातचीत चल रही है, जल्दी समाधान निकलेगा। पूरे प्रकरण का जल्दी हम लोग समाधान निकालेंगे। दिल्ली पुलिस भी दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे है, बातचीत चल रही है। कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुणाल, जितना मैं समझ पाई शायद ये पर्टिकुलर किसी लैंड को लेकर या किसी प्रोजेक्ट में इनकी जमीनें एक्वायर हुई हैं और उसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं 60%। आप इस चीज को समझाइएगा, क्योंकि अब एक तरफ हमने कल बजट देखा, बजट में अनाउंसमेंट्स हुई है किसानों के लिए और काफी किसान खुश नजर आए, कुछ और भी शिकायतें रही। तो ये कौन से किसान हैं? ये जो किसान है ये यहाँ पे अलीगढ़, टप्पल और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और इन लोगों की मांग है कि इनकी जो जमीन अधिग्रहण हुई थी उसको लेकर इनका मुआवजा नहीं मिला है और जो मुआवजा इनको मिला भी है पहले वो बहुत कम मिला है, जिसके बाद मुआवजा बढ़ाया गया था, वो बड़ा मुआवजा नहीं मिला है। तो इनकी ये अपनी मुआवजे से संबंधित जमीनों से संबंधित शिकायत है जिसको लेके ये प्रदर्शन कर रहे थे और रात को ये लोग डीएनडी पे ही डेरा वहाँ डाले हुए हैं, क्योंकि पीएमओ ऑफिस दिल्ली पुलिस की तरफ से इनका डेलीगेशन एक 7 किसानों का लेके वहां गए थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद से ये लोग असंतुष्ट होकर वापस आ गए हैं और उसके बाद में डेरा इन्होंने यही डीएनडी पे जमा लिया है। इनका कहना है कि अगर इनको जब तक इनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी, जब तक ये यहीं डीएनडी पे प्रदर्शन करेंगे और इनके प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। तो रात से ये लोग यहीं पे हैं और इनका कहना हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक जो है हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जी जीनत। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कुंभ की धर्म सभा में समापन से पहले हंगामा हो गया। कुछ साधु संतों ने उस समय बवाल शुरू कर दिया जब संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित कर रहे थे। धर्म संसद में मंथन के बाद कहा गया कि सरकार में उनकी आस्था है और मंदिर निर्माण को लेकर फिलहाल कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। इसी बात से कुछ संघ भड़क उठे और उन्होंने मोहन भागवत के भाषण के दौरान विरोध करना शुरू कर दिया। मुश्ताक हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, तस्वीरें तो आप हमें दिखाते ही हैं, लेकिन ये जो हंगामा हुआ ये काफी कुछ संदेश दे गया है, क्योंकि 2 फाड़ हम देख रहे थे लेकिन अब तो और ज्यादा बिखराव नजर आ रहा है। जीनत, आप सही कह रही हैं। राम मंदिर मुद्दे पर 2 फाड़ नहीं कई फाड़ हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद की जो धर्म संसद के दरमियान हंगामा हुआ वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मौजूदगी में हुआ और जो लोग हंगामा करने वाले लोग थे वो ऐसा नहीं कि वो बाहर से आए थे, कोई आउटसाइडर थे, वो सब बीएचपी के ही लोग थे और इस बात पे नाराज़ थे कि राम मंदिर की निर्माण की तारीख क्यों नहीं मुकर्रर की जा रही है। उनकी दलील ये थी कि जब परम धर्म संसद में स्वामी स्वरूपानंद की तरफ से 21 फरवरी राम मंदिर की तारीख निर्धारित कर दी गई है कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा 21 फरवरी से, तो बीएचपी इस तरह के ऐलान क्यों नहीं कर रही है। तो जाहिर है इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी शोर हुआ और ये पहली बार हुआ कि धर्म संसद में इस तरह के लोगों की नाराज़गी सामने आई। वीएचपी के कैम्प में वीएचपी के ही कार्यकर्ता जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर नाराज़गी दिखाई दी, आरएसएस के चीफ के सामने नाराज़गी दिखाई दी। वो जानना चाह रहे थे मोहन भागवत से कि वो राम मंदिर की तामीर की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो है वो उनकी नाराज़गी यही थी। और ये नाराज़गी जो है जंग के रूप में देखिए कैसे नजर भी आ रही है। सवाल ये भी है कि जब सब राम मंदिर चाहते हैं तो ये
बिखराव क्यों किया, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। खैर, बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com, फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं news18up, और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुप्रभात उत्तराखंड।